हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस प्री और आरओ के लिए घटना चक्र की पूर्वावलोकन सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पॉलिटी को स्टार्ट किया है और इसमें पॉलिटी के लेक्चर 1 में हमने 45 पेजेस तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम 45 से लेकर 95 पेज तक कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची, इसमें संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप इसमें नहीं है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप है अनुच्छेद 60 में। चौथी अनुसूची, इसमें है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये बहुत बार पूछता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आठवीं में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। नौवीं में विशिष्ट अधिनियमों व नियमों के सत्यापन के प्रावधान। 10वीं में दल बदल के आधार पर निरर्थकता के बारे में उपबंध। ये भी बहुत पूछता है, 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। 12वीं में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। अगला है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची को अवश्य संशोधित करना चाहिए? पहली अनुसूची को। कोएल्हो के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोएल्हो के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया था कि संसद को 9वें अनुसूची में विधि विशेष के प्रवेश करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं। आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। जो आर्थिक योजना है, इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को रखा गया है, ये भी समवर्ती सूची में। पुलिस राज्य सूची में है और विदेश मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संसाधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यह राज्य सूची में है, जनगणना संघ सूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4वीं अनुसूची में और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इस संशोधन के माध्यम से 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। वन किसमें है? अभी आपने देखा समवर्ती सूची में। शेयर बाजार संघ सूची में है। डाकघर, बचत बैंक, ये भी संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य, यह राज्य सूची में है। अंतरिक्ष अनुसंधान यह अवशिष्ट विषय है, जब और आपको पता ही होगा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, इसलिए यह केंद्र के अधीन है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, यह राज्य सूची का विषय है। कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची तथा सप्तम अनुसूची, ये सभी प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस सूची में है? राज्य सूची में। गैस राज्य सूची में सम्मिलित है। गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर जो है राज्य सूची में सम्मिलित है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। शिक्षा, विद्युत तथा वन, ये तीनों ही समवर्ती सूची में है। शिक्षा, विद्युत तथा वन, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय, लेकिन जो रेलवे पुलिस है यह राज्य सूची का विषय है। विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर जो है राज्य सूची में शामिल है। विद्युत समवर्ती सूची में है, लेकिन विद्युत के उपयोग या विक्रय पर कर जो लगाता है वह राज्य सूची में है। पंचायती राज, यह भी राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है क्या? दंड प्रक्रिया।
जो दंड प्रक्रिया है यह समवर्ती सूची में शामिल है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार यह राज्य सूची का विषय है। जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे क्या होगा, इससे जो है जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। स्वायत्त जिला, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं जिनमें से 4 अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन में 6 दिया हुआ था इसलिए ऑप्शन गलत हो गया था। करेक्ट है 4 अनधिक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। बाकी शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, यानी ग्राम पंचायत में 29 विषय और 12वीं यानी नगर पालिका में 18 विषय। नगर पंचायत में 18 विषय, ग्राम पंचायत में 29 विषय। उद्देशिका, 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है जिसके तहत यह समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता है। संविधान में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का क्रमशः उल्लेख किया गया है। 3 यानी 3 प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समानता 2 प्रकार के और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। जो न्याय है ये कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भ्रातृत्व इसका 1 है। प्रस्तावना के सिलसिले में क्रम, यानी जो प्रस्तावना है उसको अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा शब्द, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इस क्रम में करना है। तो सबसे पहले है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर इसके बाद आता है समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है क्या, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन सा, प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष की बात की गई है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड यानी रद्द नहीं कर सकता। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, अभी आपने देखा, इसको लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है, जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से लोक कल्याण जो है यह उद्देशिका में शामिल नहीं है। प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। अभी आपने देखा न्याय जो है यह 3 प्रकार के न्याय थे, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें कहीं भी धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, जबकि धर्म की स्वतंत्रता की बात भले की गई है, न्याय की नहीं। नेक्स्ट है कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, उद्देशिका, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था।
नेक्स्ट है, प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली इसे कहा था के.एम. मुंशी जी ने। के.एम. मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। नेक्स्ट है, बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया कि जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है यह संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। अभी आपने देखा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कहाँ पे? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है प्रस्तावना। आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय की बात उद्देशिका जो प्रस्तावना है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है और डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, और जिनमें से संप्रभुता जो है इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभु राज्य वह है जो किसी बाह्य शक्ति के नियंत्रण के अपनी जो निर्णय है स्वतंत्र रूप से ले सकता है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में कार्यपालिका जो है यह विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार शुरू की गई थी ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। अगला है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जो कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। नेक्स्ट है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। जो हमारा मॉडल है वह ब्रिटिश मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ को भेजे जाते हैं, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। भारत में राज्य अथवा राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता कि जो भारत में राज्य का अध्यक्ष जो होता है वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष राष्ट्रपति दिया हुआ था, जबकि यहाँ पे जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। किसमें? राष्ट्रपति में।
भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कथन: भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। कारण: भारत का अपना एक संविधान है। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। सुशासन की विशेषता नहीं है लाल फीताशाही। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। यह जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारत में राजनीतिक क्षेत्र का प्रमुख स्रोत है जनता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं: कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है इसे साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष जो है वह निर्वाचित होता है। यह वंशागत नहीं है, बल्कि राज्य का अध्यक्ष जो होते हैं यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसमें कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संघीय लक्षण। इसमें दो सरकार है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, यह संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह भी संघीय लक्षण है। और द्विसदनवाद व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा, ये सब चीजें घटना चक्र में नहीं दी हुई थी। हमने इसको जो है लक्ष्मीकांत से कवर किया है कि कोई भी पॉइंट अगर पूछ ले तो आप लोग इससे परिचित रहे। संघीय लक्षण कौन कौन से हैं फिर से देख लेते हैं। दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनवाद व्यवस्था। एकात्मक या गैर संघीय लक्षण कौन कौन से हैं? सशक्त केंद्र। केंद्र जो है वह सशक्त है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र में निहित होती हैं। एकल संविधान है यानी राज्यों के लिए अलग संविधान और केंद्र के लिए अलग संविधान नहीं है, बल्कि एकल संविधान है। एकल नागरिकता है। संविधान का लचीलापन यानी केंद्र जो है मनमाने तरीके से कभी कभी इसमें संशोधन कर सकता है। एकीकृत न्यायपालिका है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल होता है वो प्रायः जो है केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अखिल भारतीय सेवाएं, भारत में संसदीय स्वरूप की विशेषताएं, वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका है। बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन। भारत का राष्ट्रपति परोक्षता यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है क्योंकि लोग जो है खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था किसने? महात्मा गांधी ने और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया था। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए गए हैं क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक शैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बढ़ाता है। भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है। यह जो इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि जो भारतीय संघ है यह इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है।
भारतीय संघात्मक व्यवस्था अर्ध संघात्मक है, क्योंकि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन यानी ग्रेवियल ऑस्टिन ने। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीलर ने। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, केसी व्हीलर। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, यह किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। विधि के शासन के प्रमुख लक्षण: शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे किसे? स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर को। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान हैं? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। कुछ असमानताएं भी देख लेते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास। भारत में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका के उच्च सदन यानी राज्यसभा में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1970 के दशक में, क्योंकि इससे पहले केंद्र में और मैक्सिमम राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय प्रतीक। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल है 52 सेकंड। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 से। यह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है यह किसका प्रतीक है? न्याय का। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है। नेक्स्ट चैप्टर है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया दोनों नामों से। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है राज्यों का यूनियन है। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की सकती है, यानी जो पहले से ही भारत में राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन या उनको विभाजित करके 2 राज्य बनाना, इस तरह के जो अधिकार हैं वह अनुच्छेद 3 में है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी साधारण बहुमत से ऐसा किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति है, यानी जो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है उनको शामिल करने के लिए जो अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 2 में है। इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है संसद को। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्देशित नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या उसके नाम में प्रभाव पड़ता है। हालांकि इसके सुझाव को मानना जो है अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जा सकती। नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से। किसी राज्य का राज्य क्षेत्र सीमा उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की संघीय शक्ति संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश, जो राज्य जो है भारत का हिस्सा नहीं है उनके प्रवेश से संबंधित जो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। अनुच्छेद 239A केंद्र शासित प्रदेश और किस वर्ष बना? लक्षद्वीप 1956 में, दमन और दीव 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में और दादरा और नागर हवेली 1961 में। लक्षद्वीप 1956, दमन और दीव 1962, चंडीगढ़ 1966 और दादरा और नागर हवेली 1961। नेक्स्ट है, दादरा और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहायक राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। इसे सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था और उनसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का यानी भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य और गठन की तिथि इसमें क्रम वाइज करने के लिए दे देता है। आंध्र प्रदेश इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में, राजस्थान का 1 नवंबर 1956 में, महाराष्ट्र का 1 मई 1960 में, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक कर दिया गया। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग कर दिया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था और इसे 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दे दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो गठित हुआ था उसके अध्यक्ष थे फजल अली और उसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पानिक्कर। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन द्वारा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर रह रहा हो, यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। संविधान के अनुच्छेद 58(1) का के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, लेकिन इस हेतु जन्म से नागरिक होना अनिवार्य शर्त नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है लेकिन जन्म से नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद। अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।